नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। ये जो आज हम भारत का नक्शा देखते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? आज़ादी के बाद ये बना कैसे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि भारत असल में है क्या? सिर्फ एक देश या फिर अलग-अलग राज्यों का एक समूह? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है और इसी जवाब से ये भी पता चलता है कि आज जो राज्य हम नक्शे पर देखते हैं, उन्हें बनाने, बदलने या यहां तक कि मिटाने की ताकत किसके पास है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संविधान भारत को कैसे देखता है। फिर बात करेंगे उन 552 रियासतों की जिन्हें एक करना एक पहाड़ जैसा काम था। इसके बाद उन 3 सबसे मुश्किल विलय की कहानी सुनेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे भाषा के आधार पर नए राज्य बने और आखिर में जानेंगे कि भारत का नक्शा आज भी कैसे बदल रहा है। चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं। भारत कैसे बना? यह समझने के लिए सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 को देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारा संविधान भारत को एक फेडरेशन नहीं कहता, बल्कि राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। इसका मतलब साफ है, राज्य एक अविभाज्य भारत का हिस्सा हैं। वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए और न ही अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर संघ और फेडरेशन का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका जैसे फेडरेशन में क्या हुआ, वहाँ कई आज़ाद राज्य थे, वो सब एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पहले एक देश बना और फिर प्रशासन की सहूलियत के लिए उसके अंदर राज्य बनाए गए। इसीलिए हमारी संसद किसी भी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है, लेकिन राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और यही सिद्धांत ने हमें 1947 में मिली एक बहुत बड़ी चुनौती से निपटने में मदद की। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये एक देश नहीं बल्कि 552 से भी ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। सोचिए, हर रियासत का अपना राजा, अपना शासन, इन सबको एक साथ लाना कितना बड़ा काम रहा होगा। और अंग्रेज़ों ने जाते जाते इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। उन्होंने हर रियासत को 3 विकल्प दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपना एक आज़ाद देश बना लो। मतलब एक तरह से भारत के कई और टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया था। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने का जिम्मा उठाया 3 लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सचिव वीपी मेनन और भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जिनकी वजह से एक अखंड भारत का सपना टूटने की कगार पर आ गया था। पहला था हैदराबाद, एक बहुत बड़ा और अमीर राज्य जिसके निजाम उसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तब सरदार पटेल ने एक पुलिस एक्शन लिया जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। दूसरी मुश्किल थी जूनागढ़। गुजरात की ये रियासत भी पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन वहां की ज्यादातर जनता भारत के साथ थी। तो सरदार पटेल ने जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करवाया और लोगों ने भारी बहुमत से भारत को चुना। और तीसरा, जम्मू कश्मीर का मामला तो सबसे ज्यादा पेचीदा था। वहां के राजा हरि सिंह एक आजाद देश चाहते थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कबायली हमला करवा दिया। जब राजा को लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। तो जैसे तैसे रियासतों का तो विलय हो गया, लेकिन अब देश के अंदर से ही एक नई मांग उठने लगी। मांग थी कि राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर फिर से बनाई जाएं। देखिए, शुरू में तो भारत को 4 तरह के राज्यों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी में। ये बस एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। शुरू में तो धर कमीशन और जेवीवी कमेटी जैसी समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से साफ मना कर दिया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पोटी श्रीरामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। इसके बाद आंदोलन इतना बड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना। इस एक घटना के बाद सरकार ने फजल अली आयोग बनाया और उसकी सिफारिशों पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। पुरानी ABCD वाली व्यवस्था खत्म हुई और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारत का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1956 के बाद भी ये नक्शा लगातार बदलता रहा। चलिए देखते हैं कि आज हम जिस भारत को जानते हैं वो कैसे बना। अगले कुछ दशकों में आप देख सकते हैं कि कैसे कई नए राज्य बने। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये सिलसिला चलता रहा। और ये बदलाव की प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन है। इन सभी बदलावों के बाद आज हमारे सामने भारत का ये राजनीतिक नक्शा है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूरा इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि भारत की अंदरूनी सीमाएं कभी भी पत्थर की लकीर नहीं रही हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या भविष्य में बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ भारत का नक्शा एक बार फिर बदलेगा? ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे शायद हमेशा लिखा जाता रहेगा। या पाकिस्तान में या फिर आज़ाद रहो। अब ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। अगर ये सारी रियासतें खुद को अलग देश बनाने लगती तो आज जिस भारत को हम जानते हैं वो शायद कभी बन ही नहीं पाता। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जोड़ी ने। उन्होंने कूटनीति और सूझबूझ से ज़्यादातर रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। लेकिन हाँ, 3 रियासतें थीं जो अड़ गईं। हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नाम से पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और वहां की जनता ने भारत को चुना। और जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर दस्तखत करके भारत का हिस्सा बनना स्वीकार किया। तो रियासतों का विलय तो हो गया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब सवाल था कि इस नई एकता को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए पक्का कैसे किया जाए। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के भाग 1 की, जो भारत की परिभाषा ही तय करता है। हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 2 बहुत बड़ी बातें कहता है। पहली, देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही ऑफिशियल नाम है। और दूसरी, देश का ढांचा कैसा होगा? ये राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये जो शब्द है ना, यूनियन, इसे बहुत ही सोच समझकर चुना गया था। तो देखिए, संविधान सभा ने भारत को यूनियन कहा, फेडरेशन नहीं। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका एक फेडरेशन है जहां अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। लेकिन भारत में राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ टूट नहीं सकता। तो जब ये तय हो गया कि भारत एक अटूट संघ है, तो संविधान बनाने वालों ने हमारी संसद को कुछ बहुत ही शक्तिशाली अधिकार दिए, ताकि वो समय और जरूरत के हिसाब से इस राष्ट्र को ढाल सके। ये अधिकार हैं आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 2 हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो भारत के बाहर के किसी इलाके को देश में शामिल कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। 1975 में इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और फिर आता है आर्टिकल 3, जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ताकतवर अनुच्छेद है। ये संसद को देश के अंदर का नक्शा बदलने की पूरी ताकत देता है। मतलब संसद किसी राज्य का एरिया घटा बढ़ा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, या किसी राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य भी बना सकती है। और इसके लिए राज्य की फाइनल मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस शक्ति का इस्तेमाल असल में कई बार हुआ है। जैसे साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बनाए गए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ये सब इस बात का सबूत है कि भारत का आंतरिक नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि संसद अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करती कैसे है? क्या ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है या बहुत आसान? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। ये कहता है कि किसी नए राज्य को बनाने या किसी की सीमा बदलने के लिए, यानी आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी बदलाव करने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संसद ये काम सिर्फ एक साधारण बहुमत से पास करके कर सकती है। इससे ये पूरा प्रोसेस काफी लचीला बन जाता है। अब यहाँ एक बड़ा और थोड़ा पेचीदा सवाल खड़ा हुआ। अगर संसद राज्यों को बना सकती है, तोड़ सकती है, तो क्या वो भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को भी दे सकती है?
ये सवाल 1958 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। हुआ ये था कि एक समझौते के तहत पश्चिम बंगाल का बेरूबारी इलाका पाकिस्तान को दिया जाना था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 की शक्ति देश के अंदर के राज्यों को एडजस्ट करने के लिए है, अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देने के लिए नहीं। अगर सरकार को ऐसा करना है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा और इसीलिए इस काम के लिए 9वां संविधान संशोधन पास किया गया था। तो इन चारों अनुच्छेदों 1, 2, 3 और 4 को जब हम एक साथ देखते हैं तो भारत की एकता और अखंडता की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत की ओर ले जाता है। और ये एक लाइन इस पूरे भाग का सार बता देती है, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब है कि भारत के राज्य विनाशी हैं, मतलब उन्हें बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उनका अस्तित्व भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन भारत यानी जो संघ है वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता और कोई भी हिस्सा उससे अलग नहीं हो सकता। यही भारतीय संविधान के भाग 1 का असली निचोड़ है।